Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. I hope friends बढ़िया होंगे। उम्मीद तो है अच्छे हैं, खासे हैं, सही हैं आप लोग। मैं कल क्लास नहीं कर पा रही थी, नहीं कर पाई, काफ़ी बिजी मेरा शेड्यूल रहा है और आजकल डेली कोई ना कोई मेरे साथ हेक्टिक हो ही जा रही है कि मैं फंस जाती हूँ और टाइम पर चीज़ें नहीं पॉसिबल हो पा रही। ये फर्स्ट टाइम है मेरे साथ क्योंकि मैंने अपने सर बहुत सारे कामों को पाल लिया है, जिसकी वजह से मेरे पास दिक्कत डेली कभी हो रहा है। कोशिश रहती है कि मैं पूरा निपटा लूँ बट हो नहीं पाता है, लेकिन लगी रहती हूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं अब आज करते हैं, लेकिन अब शेड्यूल में थोड़ा सा है क्योंकि थोड़ा सा मंथ कंप्लीट हो रहा है ना, तो इस वजह से मेरा काम थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। देखते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। आप जुड़े शानी क्लास साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूले। कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछिए, बताइए, जितना हो पाएगा उतनी हेल्प आपकी कर पाएंगे। और आपकी भी क्लासेस का जो आप शेड्यूल रहेगा वो 2 मैं करने वाली हूँ, कर दूँगी, प्रॉब्लम नहीं, बस 1-2 दिन के अंदर। और फिर जितनी भी चीज़ें हैं सेकंड में किया था वैसे कर लेंगे हम लोग हर चीज़ें। मैं अपना बेस्ट करके आपको हर चीज़ बताऊँगी, सिखाऊँगी, जैसा भी होगा जो भी होगा देख लेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक है व्यापक मूल्यांकन के पक्ष। व्यापक मूल्यांकन के पक्ष क्या हैं इनके बारे में जानेंगे। तो इसके 3 पक्ष हैं, ठीक है। 3 पक्ष में एक संज्ञानात्मक, एक क्रियात्मक, एक भावात्मक। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो एक पे डिस्कस करेंगे। फर्दर वीडियोस में हम और जो 2 टॉपिक्स हैं उन पे पूरी डिटेल में चर्चा कर लेंगे। आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। अगर होती है तो आप मुझे बताइए, आपकी चीज़ें जितनी हो पाएगी उतनी हेल्प आपकी करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। और मैं कुछ नया सोच रही हूँ, इफ़ आई एम एबल टू डू दैट तो मैं उसको करूँगी। कोई नई चीज़ आपके लिए मेरे दिमाग में चल रही है कि मैं ऐसा कुछ करूँ। अगर मैं जैसे थोड़ा सा मैनेज कर पाई चीज़ों को तो मैं ज़रूर से कोशिश करूँगी और बताऊँगी आपको। एक सरप्राइज़ रहेगा आपके लिए, काफ़ी खुशी आपको भी बहुत होगी, आई होप सो होगी। और देखते हैं, जैसा भी होगा जल्दी ही बताएंगे कि मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे क्या करना है। मैंने थोड़ा सा अपने दिमाग को दौड़ाया है कि मैं कुछ अच्छा कर लिख के एक चीज़ आपको और एक चीज़ नहीं दूँ। देखते हैं, जैसा भी होगा हम बताएंगे, ठीक है। चलिए आइए टॉपिक पे चलते हैं। व्यापक मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष। व्यापक का मतलब क्या है? सतत और व्यापक 2 शब्दों से हम काफ़ी फैमिलियर है। सतत और व्यापक, तो व्यापक के बारे में जानना है। इस पक्ष के अंतर्गत वे उद्देश्य आते हैं जिनका संबंध हमारे ज्ञान के पुनः स्मरण, रिकॉल करना, दोबारा याद करना, पहचान, बौद्धिक क्षमता और कौशल के विकास से होता है। ये एक ऐसा फैक्टर है या एक ऐसा पक्ष होता है हमारा, जिसके उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, तो इनका जो संबंध है वो हमारे ज्ञान से, हमारे पास जो नॉलेजेबल चीज़ें हैं, जो नॉलेज है उसको पुनः रिकॉल करना, उनकी पहचान को इस्टेब्लिशमेंट करना, आपकी जो इंटेलिजेंस एबिलिटी है उसको बिल्डअप करना, आपके स्किल्स का डेवलपमेंट करना, उसके डेवलपमेंट से संबंधित बातें इसके अंतर्गत होती हैं। और हम कहीं ना कहीं उसी उद्देश्य को आगे लेकर कार्य को करते हैं। आगे चलते हैं इसी के साथ। शिक्षण में ज्ञान, उद्देश्य और इस बात पर बल देता है कि बालक के नवीनतम सूचना और शक्तियों से परिचित है। ये एक ऐसा तरीका है, ये एक ऐसी लर्निंग है जिसमें इंटेलेक्चुअल चीज़ें, जिसमें आपके काफ़ी ऑब्जेक्टिव चीज़ें, बहुत सारी बातों पर बहुत ज़ोर से बल दिया जाता है। और बालक को डेली नई नई चीज़ों से, नई नई थिंग से अवेयरनेस पहुंचाई जाती हैं। उनकी पावर को बिल्डअप किया जाता है, उनको नई नई चीज़ों से, नए नए प्रोजेक्ट से, नए नए कार्यक्रम से, नई नई एक्टिविटी से उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि ये भी चीज़ें हैं, आप ये भी कर सकते हैं, आपको ये भी करना होगा। तो बहुत पोलाइटली समझाया जाता है। ज्ञानात्मक पक्ष में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया क्रियाशील रहती। जब बात चलती है ज्ञानात्मक पक्ष की ना, तो जो साइकोलॉजिकल एक्टिविटी है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, जो प्रोसेस होते हैं, साइकोलॉजिकल प्रोसेस, वो काफ़ी एक्टिव फुल होते हैं। वो काफ़ी एक, जब हम कोई काम एनर्जी के साथ करते हैं ना तो वो दम लगता है हमारा। और उसी तरीके से कहीं ना कहीं जब इंटेलेक्चुअल की बात होती है तो ये जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है ये काफ़ी एक्टिव रहता है। और इस पक्ष के प्रत्येक विषय का एक अनिवार्य अंग समझा जाता है। इसीलिए ये जो फैक्टर होता है ये सभी विषय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है। क्यों? क्योंकि हमें हर काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए, हर काम को करने के लिए हमें ऐसे पावरफुल तरीके से कार्य को करना होगा। तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। साथ ही साथ बालक के व्यक्तित्व की दृष्टि से भी अत्यंत महत्व। अगर हम बच्चे की जो एक पर्सनालिटी है उसके बेसिस पे अगर हम देखना चाहेंगे तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। और आधुनिक शिक्षा में इसकी बड़ी महत्ता है। आज के प्रेजेंट टाइम में तो इसके ही चर्चे हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और आगे भी बहुत सारे विषय में, बहुत सारे कार्य में, संशोधन में, शोध के कार्यों में, विभिन्न फैक्टर में, विभिन्न स्तर में इनका प्रयोग करके कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट चीज़ें। अब जैसे कि मैं यहाँ पर है कि ज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है, संज्ञानात्मक चीज़ें क्या होती हैं, तो आप ये बातें बहुत आराम से बनाकर लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से। इसलिए
मैं आपको आसान चीज़ें एक तो एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, दूसरा जो लिखित है वो आप देख सकते हैं। आगे आइए, अब इनमें कुछ फैक्टर्स है, तथ्य हैं, फैक्ट्स है, उनके बारे में हमको जानना है। तो पहला है ज्ञान, ज्ञान नॉलेज। अब ये क्या है? इसके अंतर्गत छात्रों की पहचान संबंधी बच्चों का जो एक पहचान है, रिकॉग्निशन है, प्रत्यास्मरण रिकॉलिशन है, या संबंधी विशिष्ट तथ्यों के ज्ञान से संबंधित विषय की सूचना को और संबंधित विषय की जो शब्दावली है, जो वर्डिंग पावर है, जो विषय है, उनकी मान्यताओं को, उनकी परंपराओं का आदि को योगात्मक तरीके से मूल्यांकन की, मतलब ज्ञान की बात को लेकर बच्चे के ज्ञानात्मक पहलू की जांच करना, उसके विषय संबंधित जो जुड़ाव है, उसको विषय संबंधित जो जानकारियां हैं, विषय संबंधी जो उसको ज्ञान है, जो भी विशिष्ट चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों की जितनी भी मान्यताएं परंपराएं हैं, जितनी भी योगात्मक मूल्यांकन है, हम उस बेसिस से मूल्यांकन करके उन चीज़ों का कहीं ना कहीं एनालिसिस करते हैं कि इस चीज़ से संबंधित क्या क्या चीज़ें उसके पास हैं या क्या क्या हमें बतानी है, करनी है। अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ सिखानी है तो हमें पास उसके ज्ञान की जितनी रहती चीज़ को चेक करते हैं ना, उसी तरीके से। यदि मूल्यांकन करने पर छात्र उक्त तथ्यों के संबंध में ज्ञान रखता है, अगर मूल्यांकन आप कर रहे हैं और उसको जानकारी है, तो हमारी शैक्षिक व्यवस्था पाठ्यक्रम के उद्देश्य प्राप्त हो जाते हैं। फिर हमें ये चीज़ क्लैरिटी के साथ क्लियर हो जाती है कि अच्छा उस बच्चे को ये चीज़ बतानी है। हाँ, जैसे कहीं पढ़ाने जाओ या कोई चीज़ करने जाओ तो आप पूछते ना, तो ये पढ़ा है, इसके बारे में क्या मालूम है, क्या पता है, कैसे पढ़ा, क्या समझा, ऐसा क्वेश्चन सभी पूछते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ से क्या होता है कि समझ में आता है कि हाँ, बच्चों को इतनी चीज़ें पता हैं, अब हमको इसके आगे तक बताना है। तो हमारा जो उद्देश्य होता है वहाँ तक पहुँचाने का, वो कहीं ना कहीं क्लियर है। जैसे मैं 15-20 दिन से मुझे इसीलिए डिस्टर्बेंस मेरे साथ ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि मुझे बस बात कह दी थी मैंने कि हाँ हम कर देंगे, और इसकी वजह से जो है मुझे अपनी बात पे खड़े उतरने के लिए मुझे जाना पड़ा, करना पड़ा। जहाँ पर मैंने काफ़ी बच्चों को देखा तो बहुत सारे बच्चे बहुत तेज़ थे उनके क्रॉस क्वेश्चंस को करने के, क्योंकि मुझसे क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पड़ जाएंगी, क्योंकि मैं भी बहुत सारा तो भूल जाती हूँ फ्रेंड्स, आन हूँ। तो वो चीज़ें मुझे पढ़ना पड़ता था, कुछ कुछ चीज़ें देखनी पड़ती थी, ये भी था, ये भी था, तो ताकि वो क्रॉस क्वेश्चन जब करे तो मैं उनका रिप्लाई कर पाऊँ, इसलिए मुझे थोड़ा देखना पड़ता था, फिर करना पड़ता था। तो मैंने क्या किया, देखा, पढ़ा, बताया, फिर ये भी एक आइडिया लगा कि कितने बच्चे कैसे हैं, किसको कितना आता है, किस लेवल से वो किसको क्या समझाना है। तो मुझे इसका आपकी ओर बड़ा एक्सपीरियंस हुआ, इसलिए मैं बिजी रही और आपकी चीज़ें नहीं कर पाई। तो ये बातें कहीं ना कहीं उसी तरीके से संबंधित है। और फिर जब मैं समझ गई तो उसी स्ट्रेटजी से उनको उनकी तरह बता कर उनके उद्देश्य को मैं वहाँ तक पहुँचाने में सफल रही। तो ये तरीका है, उन बच्चों का एग्ज़ाम है इसी वजह से, ठीक है। तो ये ज्ञान की बातें हैं, तो ध्यान रखिएगा जो आपके इस ज्ञान के तक मतलब फैक्ट में है। आई होप सो कि बहुत सिंपली आप बात को समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अवबोध मतलब अंडरस्टैंडिंग। इसके अंतर्गत छात्र की व्याख्या संबंधी, विषयगत रूपांतरण संबंधी, स्पष्टीकरण संबंधी क्षमताओं का मतलब क्या है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग की जो एक क्षमता है कि विषय को लेकर या विषय में जो एक टॉपिक दिया गया है, जो एक्सप्लेनेशन किया गया है, उस पे उसका जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है। यदि छात्र इस क्षमता में दक्षता को प्राप्त कर लेता है कि उसको इसमें एक मतलब अच्छी कमांड हो जाती है, तो शिक्षण अधिगम काफ़ी सफल माना जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे किसी बच्चे को फिजिक्स की नॉलेज, अगर बहुत अच्छी फिजिक्स की नॉलेज है तो वो फिजिक्स का एक अच्छा लेक्चरर बन सकता है ना। किसी केमिस्ट्री की नॉलेज है तो वो लैब साइंटिस्ट की जॉब में जा सकता है ना, वो केमिस्ट्री की जॉब में भी वो जा सकता है ना। बहुत सारे सोर्सेज हैं, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नौकरी कर सकता है ना। तो उसे क्या हुआ कि उसने उस चीज़ का अंडरस्टैंडिंग लिया। बायो कोई कर रहा है तो डॉक्टर की लाइन में अच्छे से जा सकता है ना, मैथ कोई पढ़ रहा है तो बहुत सारी फील्ड में उतर सकता है ना। तो क्या है कि वो उस विषय को पकड़ के उसकी डीपली नॉलेज को समझा है, उसको समझा है, उसको अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक को लेकर काफ़ी अच्छी बिल्डअप हो गई है। यदि इस छात्र सफल होता है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया काफ़ी आसान फिर हो जाती है उसके लिए, और इन सभी क्षमताओं को प्राप्त नहीं कर सकता है तो उसमें अधिक सुधार की संभावना का अगर मान लीजिए ये चीज़ नहीं करने लायक है या नहीं कर पा रहा है तो फिर उसमें सुधार की ज़रूरत पड़े। जैसे आप अपना एग्जाम्पल समझ लो, आप फर्स्ट का एग्ज़ाम दिए, डरे थे ना, बहुत डर था, ये कैसे करेंगे, कैसा होगा, ये 3 दिन में कैसे, 3 दिन में सारे पेपर कैसे लिखेंगे, ये है वो है फलाना फलाना चीज़, दिक्कत थी नहीं। एक बार दे लिया, सेकेंड वाले में वो प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ कम हो गई, 2 पेपर दे लिया, अनुभव हो गया, तीसरे वाले में और चौथे वाले में पास हो गए, खत्म कहानी। तो क्या समझा, एक्सपीरियंस सिखाता है कि नहीं सिखाता है। तो वैसे ही चीज़ें हैं। आगे बढ़े तो कॉन्सेप्ट अगर कोई क्लैरिटी के साथ समझ रहा है, सीख रहा है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर भी तो बिल्डअप होती है। आई होप सो कि आप मेरी बात से एग्री होंगे, बात को बहुत ही आसानी से समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्या है, अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन।
इसके अंतर्गत छात्र की सामान्यीकरण क्षमता, जो एक जनरल चीज़ें हैं, जो एक जनरल एबिलिटी, निदानात्मक क्षमता, ज्ञान का जीवन में उपयोग करने की क्षमता मूल्यांकन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि हम जीवन में जो चीज़ें ले आकर यूज़ कर रहे हैं, ज्ञान में कैसे ज्ञान का उन चीज़ों में अपने जीवन में उतार के कार्य करें, उस चीज़ का कहीं ना कहीं आकलन करना, उसका मूल्यांकन करना, उसकी क्षमता की बात करना। तो हम इसके अंतर्गत ये चीज़ मतलब ये ध्यान रखिए कि जैसे कोई चीज़ पढ़ रहा है, कोई कार्य कर रहा है, तो उसको कहीं तो उपयोग करेगा कि नहीं करेगा। सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़ते हैं, काम करते हैं, तो जो पहले पढ़ते हैं, सीखते हैं, डिग्री लेते हैं, क्लास जो रहती है वो अटेंड करते हैं, बाद में फिर उसको कहीं ना कहीं तो एग्जीक्यूट करते हैं। तो अनुप्रयोग का मतलब वही होता है। वो अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस की फील्ड में उसका यूज़ करो। आप टीचिंग लाइन में आज नहीं तो प्राइमरी की नौकरी में जब भी नौकरी आएगी तो कभी तो टीचर बनोगे, वहाँ बनोगे कि नहीं बनोगे, इसलिए तो मेहनत कर रहे हो, तो उसका एक अनुप्रयोग हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे फिर विषय संबंधी चीज़ों को भी लेके होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जीवन में प्रयोग करते हैं। आई होप सो क्लियर है। आगे बढ़िए। चौथा है विश्लेषण यानी कि एनालिसिस। अब इसका क्या मतलब है? इस सोपान में छात्र में किसी प्रकरण से संबंधित तथ्य का विश्लेषण करने में, अंतर करने में, उदाहरण देने और निष्कर्ष निकालने की योग्यता का मूल्यांकन के मतलब ये एक ऐसा पहलू होता है जहाँ पर कोई टॉपिक है, उस पर एनालिसिस है, विश्लेषण दो पूरा, अंतर भी विभेद करना सिखाओ, बताओ, उदाहरण भी आप सही सही दो, और लास्ट का जो कंक्लूजन है कि हमने जो बातें की या चर्चा किया आखिर क्या मतलब है, उसकी योग्यता का मूल्यांकन करना काफ़ी आसान हो जाता है और बहुत अच्छे तरीके से कर भी पाते हैं। यदि छात्र उक्त योग्यताओं को व्यवहारिक रूप से सीख ले, अगर बच्चा इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख लेता है तो मान लिया जाता है कि शिक्षा अधिगम व्यवस्था में प्रभावी रूप से संपन्न हो रही है, यानी कि जो उसकी पढ़ाई हो रही है, जो लर्निंग कर रहा है या जो भी जहाँ से भी सीख रहा है वो सही वे में, सही तरीके से सीख रहा है और उस पर अमल भी कर रहा है। तो ये आपको लिखना होगा, समझना होगा। पूरी बात मत लिखिएगा, इसमें से समझ लीजिए। अगर आता है तो बनाकर आराम से टॉपिक वाइज लिख कर 2-2 लाइन, 3-3 लाइन लिख, दैट्स इनफ। अगर 1 नंबर में आता है तो सिर्फ आप यही वाले टॉपिक्स का जो नाम है यही लिख दीजिएगा, ये सारी चीज़ें फिर मत लिखिएगा। अगर 2 नंबर में आता है तो 2-2 लाइन लिख दीजिएगा, फिर इनफ है। आगे बढ़े, चलिए। 5वां पॉइंट है संश्लेषण, इसको कहते हैं इंग्लिश में सिंथेसिस। इसके अंतर्गत मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की संश्लेषणात्मक योग्यता का विकास करना है, जहाँ पर हम चीज़ों को संश्लेषित करके सिखा से बता कर एक एक पॉइंट पर पूरी तरीके से वक्त भी दे रहे हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत छात्रों में नवीन योजना के संगठन की योजना बनाना, नई नई चीज़ों को, डेली कुछ नया, जब नए नए चैलेंजेस हम फेस करने का प्रयास करते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समग्र, व्यापक रूप से, काफ़ी बड़ा, ह्यूज अमाउंट में संप्रेषण उत्पन्न करना, एक कम्युनिकेशन को बिल्डअप करना, अमूर्त संबंधों की खोज करना, जो चीज़ें हमारे सामने नहीं है, इमेजिनेशन को एग्जीक्यूशन करना। योग्यताओं का मूल्यांकन किया जाता है जहाँ पर हम हर चीज़ को कैसे करें, क्या करें, नवीन क्या बताएं, डेली नया क्या, व्हाट्स न्यू, हम नया क्या किस रास्ते से करें, कैसे करें। तो कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को ना बहुत अपनी हर एक विषय की तरफ फॉलो करते हैं। तो ये हमारे मूल्यांकन के लिए बहुत अच्छा पहलू होता है, जिस रास्ते से हम नई नई चीज़ों से आगे डेली कुछ नया सीखने की चाह में हम आगे बढ़ते जाते हैं और एक अपने गोल तक पहुंच जाते हैं। अल्टीमेटली हमें मूल्यांकन से समझना है कि जो ये मूल्यांकन हो रहा है, हम शैक्षिक मूल्यांकन पढ़ रहे हैं, पेपर 1 की क्लास है, तो पेपर 1 में समझ में आ रहा है कि मूल्यांकन जो इतना होता है बच्चों का, ये टेस्ट जो लिए जा रहे हैं, जो ये समझा है सब क्यों हो रहा है, किस बेसिस पे हो रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्यों ज़रूरी है ये होना। तो ये सारी बातें इसी में आती है कि कैसे टेस्ट लेना है, कैसे क्या सिखाना है, कैसे क्या बताना है, जिससे विकास हो पाए। आगे बढ़ते हैं। 6th है इवोल्यूशन, जिसको कहते हैं मूल्यांकन। इस सोपान में छात्र की मूल्यांकन क्षमता के बारे में विचार किया जाता है। ये सबसे मतलब लास्ट में कह सकते हैं कि उसकी मूल्यांकन की जो क्षमता है उस पर बारे में सोच विचार होता है। इसके अंतर्गत छात्रों के द्वारा मूल्यांकन निर्धारित करने की प्रक्रिया के बारे में काफ़ी एनालिसिस होता है, अध्ययन होता है, स्टडी होती है, क्या करना है, कैसे करना है, और लास्ट में फिर इसका मतलब पूरा एग्जीक्यूट करके चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? आई होप सो कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज की इस क्लास में हमने क्या पढ़ा, आपको जितनी भी बातें इंपॉर्टेंट बतानी थी वो मैंने आपको बताई। अभी मैं एक पक्ष के बारे में, ये तीसरा वाला जो पक्ष है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसके बारे में बाद में चर्चा करूंगी। आइए बात देखिए, पहला वाला जो संज्ञानात्मक पक्ष था वो यहीं पर हो गया समाप्त। आपका बड़ा टॉपिक था, पूरी बातें क्लियर बताई। अब इन पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे उसी के लिए मैं कुछ नया सोच रही हूँ, जो मैं आपको जल्द ही बताऊंगी कि मैं क्या सरप्राइज प्लान कर रही हूँ कि करना क्या है। वैसे मैं जल्दी करती नहीं हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे मालूम है कि कह दूँ और ना कर पाऊँ तो ये बात मेरे शोभा नहीं देती है। भाई कही हुई बात अगर मेरी खराब हो जाए तो फिर मेरे लिए गलत है,
इसलिए मैं जल्दी कहते हैं प्रयास नहीं करती, जैसा चल रहा है चल रहा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा वक्त आपके लिए निकालूँ और काम को करूँ, तो मैं करने का प्रयास ज़रूर करूँगी और आपको नया चीज़ बताऊँगी। ठीक है, आप भी अच्छा समझोगे, मतलब खुश होगे। चलो आ जाओ, दूसरा टॉपिक है वो है व्यापक मूल्यांकन का भावात्मक पक्ष। इस पे भावनाओं की चीज़ें जुड़ी हुई, थोड़ा देखते हैं क्या है। इस पक्ष के आपसे प्रश्न बनेगा कि भावात्मक पक्ष क्या होता है, भावात्मक पक्ष से आप क्या समझते हैं, अपनी टिप्पणी बताइए, अपने शब्दों में लिखिए। तो इस पक्ष के अंतर्गत वे उद्देश्य आते हैं, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव इसके अंतर्गत इंक्लूडेड होते हैं जिनका संबंध बालक की जो रुचि, जो इंटरेस्ट है, जो इमोशंस है, संवेग है, मनोवृत्तियाँ, इंस्टिंक्ट है, उनसे होता है। क्योंकि अगर इंटरेस्ट है तो सीखने में मज़ा है, अगर आपके इमोशंस उससे किसी भावात्मक चीज़ों से जुड़े हैं तो करते हैं आप, आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट है यानी कि भूख है, जिज्ञासा है, चाहत है, ललक है, तो यू कैन डू इट। बालक जब किसी कार्य को रुचि के साथ करता है तो उस परिस्थिति विशेष में प्रिय और अप्रिय अनुभूति करता है। जब कोई इंटरेस्ट के साथ कार्य करता है तो क्या सही है, क्या गलत है, किस तरीके से करना है, वो उसके दिमाग में चलता रहता है। और व्यवहारिक परिवर्तन भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। इसमें कुछ चीज़ें भी इंक्लूड हो रही है, जैसे अग्रहण, इनके कुछ फैक्टर्स हैं। अग्रहण, अनुक्रिया मतलब पहले एक्सेप्ट करना, चीज़ों को देखना, समझना, अच्छा ये भी है, व्हाट नेक्स्ट। अनुक्रिया, प्रोसेस, ये करना पड़ेगा, इस रास्ते से जाना पड़ेगा। अनमूल्यन मतलब वो चीज़ आपके लिए नहीं है लेकिन उसको करना पड़ेगा, आपको ध्यान नहीं लेकिन उसका मूल्यन आपको ध्यान रखना होगा। अवधारणा, जो बेसिक पिलर है, जो कॉन्सेप्ट है, जिस पे वो बिल्डअप है, उसको पूरा समझना। व्यवस्थापन, थोड़ी चीज़ों के एडजस्टमेंट के साथ देखना, फिर उसका एक चारित्रीकरण, पूरा माइंड बिल्डअप करना, मेकिंग करना कि अच्छा ये चीज़ें ऐसी हैं, हमें इसके तरीके से चलना, ये कार्य ऐसे होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे भावात्मक पक्ष के अंतर्गत इंक्लूड होती हैं, जिनका हम थोड़ा कम यूज़ करते हैं। संज्ञानात्मक चीज़ों में ना थोड़ा क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हम जो ये तीन पक्ष हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तो बीच में थोड़ा कम यूज़ होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें भावनाओं से जुड़ी होती हैं। तो भावनाओं का जो गेम है ना वो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो जाता है, कभी 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 किसी और तरफ डायरेक्शन चला जाता है, कभी किसी और तरफ हो जाता है, कभी अच्छे डायरेक्शन में है तो बढ़िया रिजल्ट निकलता है। तो वो अलग अलग फैक्टर से अलग अलग लोगों पर निर्धारित है। फिलहाल के लिए जो आपका संज्ञानात्मक और क्रियात्मक है वो ज़्यादा पावरफुल है इन कंपैरिजन टू भावात्मक पक्ष पे। तो क्रियात्मक वाला जो है वो मैं आपको कल बताऊंगी। आज मैंने आपको यहाँ पर दो पक्ष के बारे में बताया। अब आपका प्रश्न कैसा बनेगा वो ध्यान रखिए। जैसे कि व्यापक मूल्यांकन कितने पक्ष होते हैं, तो आपको एक आंसर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला बन जाएगा, तो 3 संख्या भी पूछ सकता है, नाम भी पूछ सकता है। तो संज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक और भावात्मक, या आपको एक नंबर में लिखने को भी आ सकता है कि व्यापक मूल्यांकन के तीनों पक्षों का नाम बताइए, वो आप लिखेंगे। फिर या तो प्रश्न बन सकता है कि संज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है, संज्ञानात्मक पक्ष से आप क्या समझते हैं, क्रियात्मक पक्ष क्या होता है, भावात्मक क्या होता है। तो इसको आपको एक नंबर में आया तो 2-3 लाइन लिखना है, 2 नंबर में आया तो आपको 4-5 लाइन लिख के चीज़ों को एग्जिट करना है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, या आप क्या समझते हैं। वो विकल्पी भी बन सकता है इससे कि क्या लाभ होता है, क्या उद्देश्य होता है, ये लिखने को आ सकता है ना कि व्यापक मूल्यांकन के पक्ष का उद्देश्य बताइए, इनसे क्या हमको उचित लाभ है वो बताइए। तो ऐसे ब्ला ब्ला क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की मैं क्लास करती हूँ ओवर। आज है 20 अप्रैल, जहाँ पर अभी अप्रैल के महीने में आपको 10 दिन बचा हुआ है। तो मैं आपको जल्द से जल्द आपकी 2 क्लास करूँगी अब, क्योंकि 1 महीने का टाइम इंटरवल, जून में पेपर आपके डन रहेंगे या मई लास्ट तक जो भी रहेगा। अभी कोई भी क्लियरेंस नहीं है, मैं कुछ भी क्लियर नहीं कर रही क्योंकि मैं इस वक्त थोड़ा बिजी हूँ। मेरी कोई बात भी कही नहीं कि मैं कोई चीज़ जैसा होगा हम अपडेट करेंगे। आपको थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ काम करिए, ठीक है। मैंने आज टेलीग्राम को चीज़ें पोस्ट की थी, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा कार्य करिए। इन सब चीज़ों से मैंने कई बार, मुझे परेशानी हुई इन सब चीज़ों को लेकर, कई बार इस तरह हुआ, लेकिन मैंने इग्नोर किया हर बार। लेकिन इस बार हद हो गई तब मैंने उस चीज़ को पोस्ट किया। तो थोड़ा सा आप आगे चल के टीचर बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, तो थोड़ा सा चीज़ों से अवेयरनेस के साथ कार्य करिए कि आप अपने दिमाग से थोड़ा सोचिएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीज़ अफवाहें हैं, क्या चीज़ गलत है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। आप समझदार हैं, बातों को आप समझ रहे हैं, हर चीज़ बोल कर ही नहीं समझाई जाती, ठीक है। आई होप सो क्लियर है। फिर फ्रेंड्स कल मिलेंगे। कल जहाँ तक है कि टाइमिंग आपकी एक 7 बजे की टाइमिंग में रखना चाह रही है। जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पर अपडेट करूँगी, तो उस हिसाब से आप कार्य करिएगा और चेकआउट कर लीजिएगा, चीज़ें हो जाएंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।